ओके, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए का। दैट इज हमारा चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर 3 है वो है बोर्ड इफेक्टिवनेस। अब देखो, अपने गवर्नेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कह सकते हैं रिपीटेड जो टॉपिक होता है वो यही होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने सब में ये देखा है कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बोर्ड की ड्यूटीज जो होती हैं वो गवर्नेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, चाहे चैप्टर नंबर 1 ले लो इंट्रोडक्शन, चाहे हमने पार्ट बी देखा, पार्ट सी देखा, इवन चैप्टर नंबर 2 देखा अभी रिसेंटली, सब में हमने देखा कि बोर्ड का कितना ज्यादा रोल है एक कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में वो जो हमने अलग अलग चैप्टर्स में समराइज फॉर्म में देखा है, इसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं कि बोर्ड का क्या रोल है, बोर्ड का स्ट्रक्चर, बोर्ड का कॉम्पोजिशन, बोर्ड के टाइप्स, बोर्ड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे कंपनीज एक्ट का पोर्शन भी है, एज वेल एज यहाँ पे सेबी एलओडीआर का भी पोर्शन है। दोनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो एक डायरेक्टर है, अगर वो एक डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड है और अगर बहुत सारे डायरेक्टर अपॉइंटेड है एक साथ, तो उन्हें हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो इंडिविजुअल है दैट इज नोन एज डायरेक्टर, और अगर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं तो कंबाइंड उनको हम क्या बोल देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल देते हैं। और उनका क्या रोल होता है, कंपनी के जो भी विजन है, मिशन है, एस्टैब्लिश करना, उसको अचीव करना, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। ठीक है, कंपनी के असेट्स को सेफगार्ड करना, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो जितनी भी चीजें हैं, फंक्शंस वगैरह, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स हैं जो आपने पहले सुन रखे होंगे। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे कौन होता है, ऐसा डायरेक्टर होता है जो कि डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। यानी जो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है, बेसिकली वो वाला डायरेक्टर है, वो क्या काम करेगा, वही है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, पीपल का मैनेजमेंट, असेट्स को देखना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में एंटर करना, ऑपरेशनल चीजें देखना, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज वगैरह को मैनेज करना। तो डे टू डे यानी कि वो फुल टाइम होल टाइम में रहते हैं और 24/7 कंपनी में, और वो कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग्स में, तो वहां पे क्या बोला गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स अ होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, उनको उसके लिए रेम्युनरेशन मिलता है फुल टाइम के लिए, और इवन उसमें एमडी भी आ जाता है। यहाँ पर आपको एमडी की डेफिनेशन गिवन है। एमडी हमें पता है कि यहाँ पे जो है बेसिकली जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कंपनी के अफेयर्स को क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एकदम बेसिक रूटीन वाले फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कॉमन सील अटैच करना, तो बेसिक काम नहीं है उसके, मैनेजमेंट वाले जो पूरी कंपनी को चलाने वाले काम है वो एक एमडी करता है। सेकेंड हम लोग आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये डायरेक्टर वो होते हैं जो होल टाइम वाले नहीं होते, दैट मीन्स ये पार्ट टाइम वाले होते हैं। ठीक है, ये किसी किसी अलग अलग मैटर पे अपनी एडवाइस देते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करने के बदले में इनको सिटिंग फीस वगैरह मिलती है। तो जो भी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव नहीं है वो सब किस में आ जाते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में आ जाते हैं। और ये कौन से होते हैं, पार्ट टाइम वाले होते हैं। अब बेसिकली ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली बोर्ड को एडवाइस वगैरह दे सकते हैं कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, या भी इस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये एक बोर्ड को आउटसाइड पर्सपेक्टिव देते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी कंपनीज में आते हैं और अपनी एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह देते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ किस पे, शैडो डायरेक्टर। इसका मतलब होता है डीम्ड डायरेक्टर, यानी ये एक्चुअल में ये पर्सन डायरेक्टर नहीं है, लेकिन इसके काम ऐसे हैं कि हम मान लेते हैं कि ये पर्सन क्या है, डायरेक्टर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उस पर्सन ने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, लेट्स से 25%। अब 25% की उसके पास में शेयर्स हैं, या मान लो कंपनी का कोई प्रमोटर हो गया। अब वो एक्चुअली एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं है, लेकिन उसकी एडवाइस पे या वो जो भी डायरेक्शंस देगा, वो सारे डायरेक्शंस या एडवाइस जो बाकी डायरेक्टर्स हैं उनको मानने ही पड़ेंगे। दैट मीन्स वो ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहा है, इतनी पावर है उसके पास में कि डायरेक्टर नहीं भी है, स्टिल अगर वो बोर्ड को कुछ करने के लिए बोल रहा है, जैसे प्रमोटर है, प्रमोटर बोर्ड को कुछ करने के लिए बोलेगा तो बोर्ड मानते ही है। इतना बड़ा कोई शेयर होल्डर है, अगर बोर्ड को कुछ करने के लिए बोलेगा तो बोर्ड को मानना ही पड़ेगा। तो भले ही वो एक्चुअल में डायरेक्टर नहीं है, लेकिन वो माना जाएगा कि वो क्या है, डायरेक्टर है। लेकिन मान लो कोई सी है, कोई सीएस है,
ये बोर्ड को एडवाइस दे रहा है और बोर्ड उनकी एडवाइस मांग रहा है, तो क्या उस सिचुएशन में वो भी बन जाएंगे शैडो डायरेक्टर्स? नहीं। जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, जिनका काम ही एडवाइस देना है, अगर वो एडवाइस दे रहे हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं है, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन है, प्रोफेशनल नहीं है, वो एडवाइस दे रहा है और बोर्ड उसकी बात मान रहे हैं, वो क्या माना जाएगा? शैडो डायरेक्टर माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ। दैट मीन्स जो डायरेक्टर्स के ऊपर लायबिलिटी आएगी वो लायबिलिटी उसके ऊपर भी आएगी एज इट इज। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डी फैक्टो डायरेक्टर। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपना वुमेन डायरेक्टर। सबको पता है कंपनीज एक्ट ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी वगैरह को प्रमोट करने के लिए कि वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। अब देखो आपको यहाँ पे लिमिट्स गिवन है कि किस किस में एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए तो एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एंड देन एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर कितना है 300 करोड़ और मोर। तो जो भी कंपनी इस लिमिट में फॉल कर रही है वहां पर आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और ऑल्सो अगर हम लोग बात करें सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की, तो वहां पर भी क्या बोला है कि लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड होते ही, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि वहां पे एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए, लेकिन ऑल्सो क्या बोल दिया गया है कि जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। यानी इंडिपेंडेंस की क्राइटेरिया जो गिवन है एलओडीआर में, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन में, तो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। किस डेट से? 1 अप्रैल 2019 से। और 1 अप्रैल 2020 से अगर हम देखें तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए जो कि विमेन होनी चाहिए मिनिमम। तो नॉर्मली कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? 1 वुमेन डायरेक्टर। एलओडीआर क्या बोलता है? टॉप 500 और टॉप 1000 के लिए, अब से तो टॉप 1000 एप्लीकेबल होगा, कि एक वुमेन डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट होगी उसको अपॉइंट करना है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट? रेजिडेंट डायरेक्टर, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि अपने फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज तो रहा ही होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, पहले कैलेंडर ईयर था प्रीवियस वाला, अब वो चेंज होके अब फाइनेंशियल ईयर में हमें चेक करना है। नेक्स्ट आ जाओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हमें पूरी रेगुलेशन गिवन है एलओडीआर में भी और कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन गिवन है, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर हम नॉर्मल बेसिक टर्म से बात करें तो क्या होता है? ऐसा पर्सन जो एकदम ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल भी बायस नहीं है, कंपनी के साथ में उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, एकदम अनबायस्ड होना चाहिए। और क्या क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंट होने का वो अभी हम कुछ देर में देखते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ नॉमिनी डायरेक्टर। ये कौन सा डायरेक्टर होता है जिसको बैंक ने या फिर गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंपनी के बोर्ड पे अपॉइंट कर दिया होता है। तो वो बेसिकली देखता है कि इनका बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे हार्म तो नहीं हो रहा, कि फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो वो जो है वो लोन के पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रही है या डुबा तो नहीं देगी, तो वो बेसिकली चेक करेगा कि इंटरेस्ट तो अफेक्ट नहीं हो रहा। और कंपनीज एक्ट और सेबी दोनों ही बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ऑब्वियस ही बात है, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही तो आया है कंपनी में, तो वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा? तो इसीलिए याद रखना वो इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, जिनको कौन अपॉइंट करते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स किसको बोला जाता है? जिनके पास में शेयर्स होते हैं नॉमिनल वैल्यू के ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। ठीक है, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो हैं वो चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या बोला है कि उनको क्या लगानी होती है कंपनी में? एप्लीकेशन लगानी होती है। कितने? 1000 या फिर 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स whichever is lower। इन दोनों में से जो भी लोअर है अगर वो एप्लीकेशन लगाएंगे तो चाहे तो फिर कंपनी उनकी एप्लीकेशन पे अपॉइंट कर सकती है। तो एप्लीकेशन आई तब भी अपॉइंट किया जा सकता है, कंपनी चाहे तो वो खुद से भी क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है। और ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चीज याद रखना, जो अपॉइंटमेंट है वो ऑप्शनल है और ये ओनली लिस्टेड कंपनीज में ही होता है, अनलिस्टेड कंपनीज में नहीं है। कंपनी को लगता है वो तो ही अपॉइंट करेगी, उसको लगता है जरूरत नहीं है देन वो अपॉइंट नहीं करेगी। ठीक है, चलो तो ये अपने सारे हो गए टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब देखो बोर्ड है तो उसमें अभी हमने बात की अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब कितने चाहिए, क्या क्या लिमिट्स हैं मिनिमम मैक्सिमम की, हम लोग वो देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, एक साइड हमारा कंपनीज एक्ट है एंड सेकंड हमारा सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस है। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149 में हमें गिवन है साइज ऑफ द बोर्ड। तो देखो नॉर्मल हमें सबको पता है
पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 चाहिए, और अगर ओपीसी है तो मिनिमम हमें 1 ही चाहिए। और अगर हम बात कर ले मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितने होते हैं 15, लेकिन वही है एसआर पास करके आप बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला है, जो हमारा मैक्सिमम वाला क्लॉज है 15 वाला, और फिर अगर बढ़ाना है तो फिर एसआर वाला, तो वो वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, एक्सेप्शंस है गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, यानी इनके मैक्सिमम जो है वो 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एसआर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। चलो देन आ जाओ बोर्ड कॉम्पोजिशन पे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें चीज याद रखनी है, पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर रखी है, एटलीस्ट कितने चाहिए, 1/3 चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट में, तो यहाँ पे अगर ऊपर हमने क्या बात की थी, लिस्टेड की, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज की जो कौन सी कंपनीज हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या बोला गया है, एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। किस किस कंपनीज को, यहाँ पर लिमिट्स गिवन है, देखो अब देखो जो हमें लिमिट्स गिवन है वो क्या है, पब्लिक कंपनीज का पेड अप कैपिटल कितना है, 10 CR और मोर। अगर हम बात करें टर्नओवर की तो वो कितना है, 100 CR और मोर। और अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट की तो वो कितनी है, एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस। तो इनको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। तो ये हमने किसकी बात की, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की। ऊपर हमने किसकी बात की थी, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की, वहां पे कितने चाहिए थे, एटलीस्ट 1/3। यहाँ पे कितने चाहिए हमें, एटलीस्ट 2, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला है कि ये जो है कुछ कुछ कंपनीज एक्सेप्शन में फॉल करेंगी, कौन कौन सी, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी, यानी इनको आईडी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, कंपनीज एक्ट का था। अब हम देख लेते हैं रेगुलेशन नंबर 17, दैट इज सेबी एलओडीआर, ये आपको क्या बोल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको हम चार्ट से पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि आपके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50%, मिनिमम 50% क्या चाहिए हमें, एनईडी चाहिए। देन हमें एटलीस्ट एक क्या चाहिए, विमेन डायरेक्टर। और हम जानते हैं कि हमें 19 और 20 वाले ईयर से क्या चेक करना है, इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, वो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आता है कि कितने कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको चाहिए, तो वो डिपेंड करेगा आपके चेयरमैन पे। अगर आपका चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो उस सिचुएशन में आपको एटलीस्ट 1/3 क्या होना चाहिए, आईडी। लेकिन अगर आपका चेयरमैन क्या है, एग्जीक्यूटिव है, तो सिचुएशन में आपके जो आईडी है वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50%। क्योंकि देखो ये नॉन एग्जीक्यूटिव है ना, हम इंडिपेंडेंट को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर चेयरमैन ही एग्जीक्यूटिव है तो वो फुल टाइम वाला है, तो फिर हमें इंडिपेंडेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 50%, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि जो चेयरमैन है वो है तो नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो प्रमोटर है या फिर वो प्रमोटर से रिलेटेड है। तो अगर वो कनेक्टेड हो गया तो सिचुएशन में भी हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, एटलीस्ट 50% हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए होंगे वहां पे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। अब ऑब्वियसली बात है कि कौन सी कमेटी बना रखी है, एनआरसी, और एनआरसी का ही फंक्शन है क्या करना, अपॉइंट करना एंड देन उनको रेम्युनरेशन वगैरह जो है वो उनकी डिसाइड करवाना। चलो अब देखो जो हमें नेक्स्ट गिवन है वो क्या गिवन है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। अभी तो वही बेसिक है, आपको क्या करना है, डिलीजेंस से काम करना है, आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस वगैरह लेने के सब कुछ ठीक हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, आपको गवर्नेंस मेंटेन करनी है, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं होने चाहिए, आपको शेयर होल्डर्स के बेनिफिट एंड इंटरेस्ट के लिए काम करना है। तो ये तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो अब अपने मन से भी लिख सकते हो। अब आपने यहाँ पे ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग्स में सेक्शन 166 भी है जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है, जो डायरेक्टर है उसको किस अकॉर्डिंग काम करना है, कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग काम करना है, ऑब्वियस सी बात है। देन गुड फेथ में काम करना है, देन ड्यू डिलिजेंस, रीजनेबल केयर और ये सब कुछ अप्लाई करवाना है उसको, ठीक है। कोई सिचुएशन अगर आ रही है कॉन्फ्लिक्ट्स वाली तो वही उसको कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। देन उसको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि उसको क्या हो रहा हो, अनड्यू गेन ऑन एडवांटेज, यानी कंपनी का पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है और आप क्या कर रहे हो, खुद उससे पैसा कमा रहे हो, यानी आपको वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन गलत है, आप फ्रॉड कर रहे हो, तो वो आपको कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करना है कि डायरेक्टर अपॉइंट हुए हो आपने अपनी जगह पे अपने आप ही किसी और को अपॉइंट कर लिया कि मेरी जगह पे तुम काम कर लो, तो असाइनमेंट कर दिया, तो दैट इज
वॉइड, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्टर ने ये प्रोविजंस एप्लीकेबल जो भी हो रहे हैं ड्यूटीज वाले नहीं माने तो अगेन वही पेनल्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब हम चलते हैं पावर्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की पावर्स हमें कहाँ गिवन है, सेक्शन 179 में हमें बोर्ड के पावर्स गिवन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि जो भी मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं या कंपनीज एक्ट है उसके अगेंस्ट में जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो आपको वहां पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पावर्स वगैरह। तो ये सब कुछ आप पिछले साल कंपनीज एक्ट में पढ़कर आए हो। कॉल्स लेना, बाय बैक वगैरह कर सकते हो आप, ठीक है, लोन्स वगैरह आप ले सकते हो, कंपनी के फंड्स को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि अमेलगमेशन या मर्जर हो गया, वो सब कुछ आप कर सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए या फिर हम कह सकते हैं अपॉइंट करना ऑडिटर को या सेक्रेटेरियल ऑडिटर को, ये हम बात कर चुके हैं डीडी में, है ना, कि इंटरनल या सेक्रेटेरियल जो है उसको बोर्ड अपॉइंट करेगा। देन केएमपी को अपॉइंट करना या रिमूव करना, देन टेक ओवर्स वगैरह करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना। तो वही ये सब बेसिक जो भी पावर्स हैं सेक्शन 179 में वो बोर्ड को करनी होती है, और इसके लिए उसको क्या पास करना पड़ता है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो ये आपको लर्न करनी है। चलो, इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है कि अगर बोर्ड चाहे तो 4 से लेके 6 तक के जो पॉइंट्स हैं, यानी ये तीनों कौन कौन से हैं, बोरो मनीज, इन्वेस्ट फंड्स एंड ग्रांट लोन्स और गारंटीज, ये जो काम है वो कमेटी से भी करवा सकती हैं, डेलीगेट कर सकती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें आपने पढ़ा होगा कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड सिर्फ बीआर से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको साथ ही साथ एसआर भी पास कराना पड़ेगा। ये बेसिकली अपना सेक्शन नंबर 180 है, विच इज वॉट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड, है ना। यानी आपको यहाँ पे एसआर भी पास कराना है और उसके बाद ही जो बोर्ड है वो ये सारे के सारे काम कर सकता है। तो देखो फर्स्ट क्या बोला है, अगर बोर्ड क्या कर रहा है, सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ कर रहा है अंडरटेकिंग को होली और सब्सटैंशियली होली। अब देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम अंडरटेकिंग की बात कर लेते हैं। अंडरटेकिंग क्या होती है, अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सीड कर रहा है 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ से, कंपनी ने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट 20% से एक्सीड कर रखा है, तो वो जो असेट मान लिया जाएगा वो क्या मान लिया जाएगा, कंपनी की अंडरटेकिंग। या फिर उससे हम कह सकते हैं इनकम जो आ रही है वो 20% से एक्सीडिंग होती हुई आ रही है, तो आइदर इन्वेस्टमेंट देख लो या आप इनकम देख लो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, अंडरटेकिंग। अब जो अपनी अंडरटेकिंग है आप उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो या कैसे भी करके डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, चाहे आपने पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, चाहे आपने उस अंडरटेकिंग का सब्सटैंशियली होल पार्ट भेजा। सब्सटैंशियली होल पार्ट का मतलब होता है टोटल अंडरटेकिंग का 20% या फिर उससे ज्यादा की वैल्यू आपने सेल करी है, ठीक है। तो आपने पूरी अंडरटेकिंग सेल नहीं करी है, आपने उसका एक पोर्शन सेल करा है, तो कैसे भी करके इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेकेंड हमें क्या बोल रहा है, अगर आपने मर्जर या अमैल्गमेशन किया और उस पर आपको जो भी कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसको कहीं पर भी, तो भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है। लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिना अप्रूवल के, कहाँ पे, ट्रस्ट सिक्योरिटीज। ये बेसिकली सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने इशू करी है, तो वहां तो सेफ्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे आप कर सकते हो। उसके अलावा आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अप्रूवल चाहिए। थर्ड क्या बोला है, अगर हम लिमिट से एक्सीड मनी बोरो कर रहे हैं। अब देखो मनी बोरो किया तो मनी टू बी बोरोड एंड मनी ऑलरेडी बोरोड, दोनों को कंबाइन करके आप चेक करो, अगर वो पैसा एक्सीड कर रहा है, क्या पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर, और इनमें से माइनस करना जो टेम्पररी लोन्स एंड बोरोविंग्स होते हैं 6 मंथ्स वाले, वो आप लेस कर दो। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपने जो पैसा ऑलरेडी ले रखा है और जो आप नया मनी बोरो कर रहे हो वो एक्सीड कर रहा है इन तीनों के एग्रीगेट से, तब भी आपको एसआर पास करना है। और दूसरा, अगर डायरेक्टर वगैरह है, उसको कोई लोन है तो आप टाइम वगैरह इनहांस कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो उसको तो रीपेमेंट के लिए, तो आप तब भी आपको एसआर पास करना है। तो इन चारों सिचुएशंस में बिना एसआर के कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोल दिया उसको, रेस्ट्रिक्शंस है, यानी सिर्फ बीआर से काम वहां पे नहीं हो सकता। ये आई होप आपको सबको पता होगा, बिकॉज हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट है, दैट मींस वो एकदम अनबायस्ड है, एकदम ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए हमें कंपनीज एक्ट ने भी डेफिनेशन दी है और उसके लिए हमें सेबी एलओडीआर में भी रेगुलेशन गिवन है कि ये सारे पॉइंट्स में क्राइटेरिया गिवन है, अगर वो इसमें फॉल करेगा तभी वो क्या माना जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इसको इजी लैंग्वेज में मैंने चार्ट फॉर्म में बना दिया है, इसको आप देख लेना। सेक्शन कौन से, पहले हम कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं,
कंपनीज एक्ट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, इसमें आपको डेफिनेशन गिवन है किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कौन कौन से लोग नहीं आते, ऑब्वियसली जो आपके होल टाइम वाले हैं, एग्जीक्यूटिव वाले हैं, एमडी नहीं आएगा, WTD नहीं आएगा, और एक हमने पहले ही बात करी थी नॉमिनी डायरेक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। देन उसके पास में क्या क्या होना चाहिए, इंटेग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऐसा पर्सन जिसको आईडी बनना है वो प्रमोटर, ना तो प्रेजेंट ना तो पास्ट, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या बोला है, प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए और डायरेक्टर से रिलेटेड यानी रिलेटिव नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी वो नहीं होना चाहिए, किसका, प्रमोटर का और डायरेक्टर का। ये हमें दोनों चेक करना है, कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट कंपनी, यानी बेसिकली कैश कंपनीज में हमें ये दोनों पॉइंट्स चेक करने हैं। देन उसका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन, यानी कंपनी के साथ में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया, चाहे मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, तो वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बोला, फीस तो वो लेगा ही ना, ऑब्वियसली बात है, फ्री में थोड़ी काम करेगा, तो रेम्यूनरेशन यहाँ पे अलाउ कर दिया है। या फिर क्या बोला है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि उसके टोटल इनकम के 10% से एक्सीड करे, दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल उसकी टोटल इनकम कितनी है, 100 रुपए की है, ठीक है, तो वो 10 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, 10 से कम कम वाले ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन वो नहीं कर सकता है। और ये हमें चेक करना है क्या, कहाँ पे, कैश कंपनीज में, उनके प्रमोटर्स के साथ में और उनके डायरेक्टर्स के साथ में, और ये हमें 3 सालों का चेक करना है, 2 तो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स और एक हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमें चेक करना है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है पूरा, ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पे। चलो इसके बाद में आपको क्या बता रखा है, एमसीए ने भी आपको क्लैरिफाई कर दिया कि जो रेम्यूनरेशन है ना वो मॉनेटरी ही होगी, पिक्यूनरी होगी, लेकिन वैसे हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो बेसिक सी बात है ना, कोई काम करेगा तो आपसे पेमेंट तो लेगा ही लेगा, तो आप रेम्यूनरेशन को थोड़ी एक्सक्लूड कर दोगे कि वो पेमेंट ही मत लेना, ठीक है। तो वो हमें एमसीए ने भी बोला है और वो हमें यहाँ पे सेबी ने भी बोला है। तो यहाँ पे सेबी ने देखो क्या बोला है, पिक्यूनरी रिलेशन एक्सक्लूड क्या क्या चीजें कर रहा है, फर्स्ट है रेम्यूनरेशन, सेकेंड मान लो कि कंपनी की मीटिंग्स है और उसको अटेंड करने के लिए वो फ्लाइट से आता है, होटल वगैरह में जो है वो स्टे करता है, तो अभी उस चीज का पेमेंट डायरेक्टर ने खुद से कर लिया, पर वो कंपनी के एक्सपेंस पे होता है, तो कंपनी ने उसको बाद में क्या करा, रिएम्बर्स किया। तो क्या वो रिएम्बर्समेंट बोल दोगे कि ओ इसको पेमेंट दिया, पिक्यूनरी है, नहीं, तो ये बोल दिया कि वो रिएम्बर्समेंट वगैरह तो उसका राइट है ना, तो वो फिर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और लास्ट में क्या बोला, अगर हमने उसको प्रॉफिट के ऊपर कोई परसेंटेज कमीशन वगैरह दी है और वो मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो तीनों है वो एक्सक्लूजन्स में आ जाएंगे, यानी ये वाले काम डायरेक्टर कर सकता है। चलो नाउ जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल टू रिलेटिव्स। अगर कोई पर्सन आईडी बनना चाहता है तो उसके रिलेटिव्स भी इन सब चीजों में क्राइटेरिया में फॉल करने चाहिए। देखो फर्स्ट क्या बोला है, कोई भी उसका रिलेटिव कंपनी में या उसकी कैश कंपनीज में कोई भी सिक्योरिटी होल्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। कब तक नहीं करेगा वो, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में और कब, करेंट फाइनेंशियल ईयर में। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, आप होल्ड कर सकते हो सिक्योरिटी, लेकिन आपको उसके लिए लिमिट्स गिवन है, कितना होल्ड कर सकते हो आप, आइदर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल या 50 लाख रुपीज जो भी लोअर वैल्यू है वो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा की वैल्यू की आप होल्डिंग नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी में कैश कंपनीज में, ठीक है। ओके सेकेंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि वो इनडेटेड, यानी किसी भी तरीके से लोन वगैरह कुछ भी नहीं लिया होना चाहिए कैश कंपनी से ड्यूरिंग वही 3 साल, 2 साल तो प्रीवियस वाले होते हैं और एक कौन सा होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। देन क्या बोला है, आपको कोई भी गारंटी या कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है इन कनेक्शन विद इनडेटनेस ऑफ थर्ड पार्टी। अभी इनडेटनेस ऑफ थर्ड पार्टी क्या है बेसिकली, यानी यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, और मान लो कि एक कोई पार्टी है जिसने क्या कर रखा है, कंपनी से लोन ले रखा है, लेट्स से मिस्टर ए है, इसने क्या कर रखा है, कंपनी से लोन ले रखा है, तो अब है ना आप हो, आपका नाम है मिस्टर बी, आप जो हो क्या बनने वाले हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाले हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंपनी को गारंटी दी है कि अगर मिस्टर ए पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा, यानी आपने, ये हमारे लिए क्या हो गई, थर्ड पार्टी हो गई, हमने किसी थर्ड पार्टी के फेवर में गारंटी नहीं देनी है, थर्ड पार्टी के फेवर में हमें गारंटी नहीं देनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो वो जो आपको गारंटी आप कंपनी को भी मत दो,
कैश कंपनीज को भी मत दो, उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इनको भी आपको गारंटी नहीं देनी है, ठीक है, किसी और के फेवर में। और यहाँ पे भी अगेन हमें कब काउंट करना है, 2 पिछले और एक अपना करंट फाइनेंशियल ईयर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, आपका कोई भी टाइप का पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, किसके साथ में, कैश कंपनीज के साथ में कोई भी टाइप का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, आपको वैल्यू दे दी है, क्या देखना है आपको, 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, यानी कोई भी टाइप का पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, कितने से एक्सीड करता हुआ, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, ठीक है, और यहाँ फिर आप ले लो 2% और मोर ऑफ टोटल इनकम। आइदर कैसे चेक करना है, मैं सिंगली यानी अकेले ही कोई ट्रांजैक्शन किया, या आप चेक कर लो एग्रीगेटेड विथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी जो हमने ऊपर 3 पॉइंट्स पढ़े थे, सिक्योरिटी वाला हो गया, इंडेटनेस वाला हो गया, हो सकता है कि वो सब कुछ मिलाकर अगर हम टोटल वैल्यू निकालते हैं तो वो टोटल वैल्यू 2% से एक्सीड हो जाती है। तो इसने बोला चाहे वो इंडिविजुअली वैल्यू 2% से एक्सीड करे या उन सबकी टोटल वैल्यू मिलाकर 2% से एक्सीड करे, ऐसा कोई भी टाइप की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपकी उस कंपनी के साथ में नहीं होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे चारों पॉइंट्स किस पे एप्लीकेबल हो रहे थे, रिलेटिव्स ऑफ आईडी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ना तो वो खुद ना उसका कोई रिलेटिव क्या होना चाहिए, ना तो वो केएमपी होना चाहिए, ना ही वो एम्प्लॉय होना चाहिए, किसमें, कैश कंपनीज में पिछले कितने सालों में, 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि उसका रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है, पर वो खुद केएमपी और एम्प्लॉय नहीं हो सकता, रिलेटिव केएमपी नहीं हो सकता। चलो सेकेंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि तुम जो है या फिर तुम्हारा जो भी रिलेटिव है वो नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोपराइटर, किसमें, एक तो ऑडिट फर्म में। ऑब्वियस बात है, ये हम पढ़ते ही हैं डीडी में कि अगर ऑडिटर के साथ में कोई कनेक्शन है किसी भी डायरेक्टर का तो वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, ठीक है, तो आपका कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए ऑडिट फर्म में। और इसके अलावा क्या बोला कि कोई एक लीगल या कंसल्टेंसी फर्म जो कि कंपनी को एडवाइजरी सर्विसेज दे रही है या लीगल सर्विसेज दे रही है, और उसमें क्या है कि जो फर्म है ना वो फर्म को जो भी उसके टोटल उसका टर्नओवर है उसमें से 10% या मोर वो किससे ले रही है, अपनी कंपनी से, यानी उसके इतने सारे ट्रांजैक्शंस है अपनी कंपनी से, तो वो कितनी ज्यादा मतलब कहते हैं ना इंपॉर्टेंट अपनी कंपनी हो गई उसके लिए कि उसका अगर टोटल 100 रुपए आ रहे हैं तो 10 रुपए तो उसको कहां से मिलते हैं, अपनी कंपनी से ही मिलते हैं। तो यानी वो सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारी कंपनी से कर रही है और तुम वहीं पर ही एम्प्लॉय हो, तो ऑब्वियस बात है कि तुम बायस्ड हो जाओगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल दिया है कि ऐसी फर्म का भी तुम्हें एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर नहीं होना है। इसके बाद में क्या है कि तुम्हें अपनी कंपनी की आइदर खुद से या हम एग्रीगेट करके चेक कर लेंगे विद रिलेटिव्स 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ऑब्वियसली बात है तुम्हारे पास में वोटिंग पावर आ गई तो तुम इंडिपेंडेंट कैसे ही रहोगे, ठीक है, तो 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर। देन हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम जो है कोई एक एनपीओ है ना, उस एनपीओ के, एक सेकेंड, तुम उस एनपीओ के क्या हो, सीईओ या फिर डायरेक्टर। तो उस सिचुएशन में ऐसा एनपीओ, अगर वो एनपीओ अपनी कैश कंपनी से या हमारी कंपनी की प्रमोटर या डायरेक्टर से उसको रिसिप्ट मिल रही है, डोनेशन वगैरह अगर कुछ भी दे रहे हैं, कितनी, 25 और मोर, 25% और मोर, तो उस सिचुएशन में वो एनपीओ ऑब्वियसली बात है हमारी कंपनी के लिए बायस्ड होगा। और तुम अगर उस एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर हो तो तुम हमारी कंपनी के लिए आईडी कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई एनपीओ है, उस एनपीओ से हमारा क्या कनेक्शन है, सीईओ का या फिर डायरेक्टर का, तो उस सिचुएशन में जो एनपीओ है आप वो चेक करो कि कहीं एनपीओ कंपनी से कनेक्टेड है क्या। अब कनेक्टेड कैसे है, आइदर वो हमारी कैश कंपनी से या प्रमोटर से या डायरेक्टर से अपनी टोटल रिसिप्ट्स का 25% या मोर ले रहा है, यानी अगेन वही अगर इसको 100 रुपए की है टोटल रिसिप्ट्स तो उसको 25 रुपए तो कौन दे रही है, हमारी कंपनी, और तुम उसी कंपनी के जाके उसी एनपीओ के जाके तुम क्या बन रहे हो, सीईओ या डायरेक्टर। तो क्या तुम बायस हो जाओगे, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं बनना है सीईओ या डायरेक्टर ऐसे एनपीओ का, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। एक और चीज इसमें बोली है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एनपीओ है इस एनपीओ ने हमारी कंपनी में वोटिंग पावर होल्डिंग है इसके पास में, यानी ये अपनी कंपनी का 2% या उससे ज्यादा की वोटिंग जो है
वो होल्ड करता है, और फिर तुम ऐसे एनपीओ में जाके क्या बन जाते हो, अगर सीईओ या डायरेक्टर बन जाते हो, तो इस सिचुएशन में भी बायसनेस आ जाएगी। तो ना तो क्या होना है आपको उस एनपीओ से सीईओ डायरेक्टर बनना है, भले ही हम उससे रिसिप्ट वगैरह मिल रही हो, या फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, ना तो वो खुद ना उसका रिलेटिव क्या होना चाहिए कंपनी में या उसकी कैश कंपनीज में केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में। लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया है कि उसका रिलेटिव है ना वो एम्प्लॉय हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोप्राइटर, किसका, अपनी कंपनी की ऑडिट फर्म को। ऑब्वियसली बात है ऑडिट फर्म है और तुम उसमें ही काम कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि हम डायरेक्टर बन जाते हो वो भी इंडिपेंडेंट वाले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑडिट फर्म में तुम ना तो एम्प्लॉय होने चाहिए हो ना वहां के ओनर होने चाहिए हो। और सेकेंड क्या बोला है, कोई भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म जिससे हमारी कंपनी सर्विस ले रही है। मान लो एक फर्म है, लेट्स से एबीसी, ये है कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है किसको, अपनी कंपनी को। अपनी कंपनी का नाम ले लो XYZ, तो ये अपनी कंपनी है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एबीसी XYZ को क्या दे रही है, लीगल या कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, और कंपनी जो उसको पेमेंट कर रही है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसको जो कंपनी से पेमेंट मिल रहा है वो क्या है, एक्सीड कर रहा है या फिर इक्वल है 10% से। यानी दैट मीन्स लेट्स से एबीसी जो फर्म है उसका टोटल जो टर्नओवर है वो 100 रुपए का है, और मान लो जो अपनी कंपनी में उसको पेमेंट करती है एनुअली दैट इज व्हाट 20 रुपीज का। तो यहाँ पे इसको इतने ज्यादा पैसे अपनी कंपनी से ही मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत बड़ा बिजनेस रिलेशनशिप है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या बोला, अगर जो आपको कंपनी से रिसिप्ट मिल रहे हैं वो 10% या मोर है, मतलब आप बायस्ड हो जाओगे, तो आप फिर इस वाली फर्म में एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये हमें चीजें चेक करनी है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है कि आपको कंपनी में ना तो खुद से ना साथ में मिलकर टोटल वोटिंग पावर होल्ड करनी है, कितनी, 2% या उससे ज्यादा। ऑब्वियसली वोटिंग पावर आ गई है तो सिचुएशन में क्या ही आपकी इंडिपेंडेंस रहेगी। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अगर आपका एक कोई एनपीओ, ठीक है, वो एनपीओ इन दोनों में से कोई काम में कनेक्टेड है। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इस एनपीओ को अपनी कंपनी या उसकी कैश कंपनी या हमारी कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर इस एनपीओ को रिसिप्ट दे रहा है, डोनेशन वगैरह कुछ भी दे रहा है, और वो कितनी है, 25% और मोर है। अगेन अगर हम बात करें इस एनपीओ की टोटल रिसिप्ट कितनी है, 100 रुपीज की, और हमारी कंपनी जो उसको रिसिप्ट दे रही है लेट्स से वो 30 रुपीज की है। दैट मीन्स ये 25% ज्यादा हमसे पेमेंट रिसीव कर रहा है, और तुम क्या हो उस एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर। तो क्या तुम हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे एनपीओ को हमसे इतना सारा रिसिप्ट मिल रहा है, तो तुम इंडिपेंडेंट कैसे रह सकते हो, ठीक है। या फिर वो एनपीओ हमारी कंपनी में वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रहा है, मेंबर है, और उसका 2% या ज्यादा का वोटिंग पावर है, तब भी वो एनपीओ बायस्ड है। तो अगर तुम उस एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर हो तो अपनी कंपनी में तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। और लास्ट पॉइंट तो क्या है, अदर कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये जो पूरा अपना टॉपिक था दैट इज व्हाट, जो अपने कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन हमें गिवन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। अब हमें सेबी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। देखो अब जो सेबी का है दैट रेगुलेशन नंबर 16(1)(b), इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ वही है जो कंपनीज एक्ट के जैसा है, कुछ 2-3 अमेंडमेंट्स आए मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपको सब कुछ अगर कंपनीज एक्ट का आ गया तो यहाँ पर सेम ही है। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, वही एक्सक्लूड में इसने क्या क्या पॉइंट बोले हैं कि जो इसमें नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो नहीं आएगा, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कौन सा माना जाएगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माना जाएगा। तो बेसिक हमें बताइए पहले से। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन अ नॉमिनी डायरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट वही है, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस जो हमने वहां पर देखा था, ठीक। देन सेकंड आपको याद होगा वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का या कैश कंपनीज का। बस यहाँ पे एक चीज बोल दी है कि यहाँ पे कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग ये तो है ही है, और आपको प्रमोटर ग्रुप जो होता है, प्रमोटर ग्रुप के भी आप मेंबर नहीं हो सकते हो। ये आपने पढ़ा होगा आईसीडीआर में, इसको हम पढ़ लेंगे एक बार बाद वाले चैप्टर्स में भी। तो अब आपको याद रखना है प्रमोटर ग्रुप के आप मेंबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज ऐड हो गई, कंपनीज एक्ट में ओनली कैश कंपनीज गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, वही नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, सेम ही चीज बोली है। इसके बाद में आपको क्या बोला है,
जो आपको याद होगा, अगर हमने जितने भी सारे पॉइंट्स के बारे में बात की थी, तो जो ईयर्स आ रहे थे वो ईयर्स क्या थे, प्रीसीडिंग 2 और एक करंट वाला। यहाँ पे भी पहले वही था, पर अमेंडमेंट के बाद में आप क्या कर दिया, प्रीसीडिंग 3 और एक करंट, तो टोटल 4 हो गए। वहां पे आप टोटल 3 है, यहाँ पे टोटल कितने कर दिए, 4 कर दिए, तो 3 प्रीसीडिंग है और एक करंट वाला है। ठीक है, तो बस वहां पे 2 है, यहाँ पे आप याद रख लेना 3 है, बाकी सब कुछ चीजें सेम है। तो ये वाला पॉइंट है रेम्यूनरेशन वाला, कि आप रेम्यूनरेशन के अलावा कोई भी टाइप का पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप आप नहीं रख सकते हो, किसके साथ में, वही जो कैश कंपनीज है उनके साथ में। देन रिलेटिव्स वाले जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो एकदम सेम है, सिक्योरिटीज, इंडेटनेस, सब कुछ सेम है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है वहां पे 2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट एक तो सिक्योरिटीज सेम है, इंडेटेड वाला सेम है, गारंटी सिक्योरिटी वाला पॉइंट एकदम सेम है। ठीक है, इसके बाद में वो लास्ट वाला पिक्यूनरी वाला पॉइंट भी एकदम सेम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके बाद में आ जाओ वही जो खुद पे और रिलेटिव्स के ऊपर, तो वो सेम ही है। फर्स्ट वाला पॉइंट आपको याद हो केएमपी था या फिर आपका एम्प्लॉय था। अगेन यहाँ पे एम्प्लॉय पे जो है आपको क्या दे रखा है, रिलेटिव आपका एम्प्लॉय हो सकता है, वही सेम चीज है। देन वही था ऑडिट फर्म वाला, कंसल्टिंग फर्म वाला, वो भी पॉइंट आपका एकदम सेम है। इसके बाद वही 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, अगेन सेम है। देन एनक्यू वाला पॉइंट है, वो भी एकदम सेम है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अलग है, वो वहां पे नहीं था। आप क्या क्या नहीं होना चाहिए, मटेरियल सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर और लेसर और लेसी। यानी अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यू में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर आप सप्लाई कर रहे हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप खुद कस्टमर हो, लेसर हो, लेसी हो, तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन आपको एक एज लिमिट दे दी है कि आप 21 ईयर्स से लेस नहीं हो सकते हो। ठीक है, और लास्ट वन देखो क्या दिया है, हु इज नॉट अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी on the board of which any non-independent director of the listed entity is a independent director। थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, मैंने इसको आपको चार्ट फॉर्म में बना दिया है, एक बार आप यहाँ पे देख लेना। देखो यहाँ पे हमने 2 कंपनीज ली हैं, एक हमने ली है XYZ जो अपनी लिस्टेड एंटिटी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पर्सन बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखो जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है ना, वो कौन है, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी को क्या काम करना है, मिस्टर बी को एक दूसरी कंपनी में नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनना है, जिस दूसरी कंपनी में अपनी लिस्टेड एंटिटी का जो डायरेक्टर है नॉन इंडिपेंडेंट, वो वहां पर इंडिपेंडेंट है। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, एक बार वापस से ध्यान से सुनना। देखो अपनी कंपनी है कौन सी, XYZ लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, इसमें एक कोई डायरेक्टर है जो नॉन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेट्स से वो कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए अपनी कंपनी में कौन सा डायरेक्टर है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और मिस्टर ए किसी दूसरी कंपनी में जिसका नाम है ABC लिमिटेड, उस कंपनी में क्या है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। मिस्टर ए अपनी कंपनी में क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मिस्टर ए दूसरी कंपनी में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब क्या बोला है, इतना स्टोरी समझ में आ गई। अब मिस्टर बी जो अपना डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनना चाहता है XYZ में, जिसके हम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं रेगुलेशन 16 में, तो इसको बोला है मिस्टर बी अगर अपनी कंपनी में, दैट मींस XYZ में आईडी बनना चाहता है, तो वो ABC में क्या नहीं बन सकता, नॉन इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता है, क्योंकि ABC में अपनी वाली कंपनी का नॉन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। तो हम कह सकते हैं कॉमन है, जो अपनी कंपनी का नॉन इंडिपेंडेंट है वो वहां पर इंडिपेंडेंट है। अब तुम अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट हो, तुम वहां जाकर नॉन इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तो वही है ना, दोनों में कनेक्शन आ जाएगा, दोनों कंपनीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, बायसनेस आ जाएगी, तो वो चीज हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आपको क्या बोल रखा है। अगर हम बात करें हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, तो ये कौन सी एंटिटी होती है जिसमें नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होते हैं और वो 500 CR या अबव की वैल्यू के होते हैं। तो उसमें क्या बोला है कि अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है और उसको भी BOD वगैरह बनाने की जरूरत है, उसके लिए अलग लॉज वगैरह दे रखे हैं, तो सिचुएशन में क्या बोला है, वहां पे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको ही क्या मान लिया जाएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि उनके अलग रेगुलेशंस दे बने। तो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी में जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उनको ही क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट में भी जो नॉन एम्प्लॉय ट्रस्टी है, पार्ट टाइम वाले एम्प्लॉयज नहीं है, उनको ही हम क्या मान लेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लेंगे। तो यहाँ पे अपना सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन नंबर 16 होता है कंप्लीट। कंपनीज एक्ट हो गया तो आपको ये तो बहुत इजीली हो ही जाए।
चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग्स में गिवन है। ठीक है, शेड्यूल जो है अपने 4 में ये कोड स्पेसिफाइड है। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या बोला है कि प्रोफेशनल कंडक्ट, आपको किस तरीके से बिहेव करना है। तो देखो एकदम बेसिक है, आपको इंटेग्रिटी शो करनी है, आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करना है, इंडिपेंडेंट है मतलब बायस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में काम करना है कंपनी के लिए, प्रॉपर टाइम देना है, अटेंशन देना है। ये नहीं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत कम नीज है, नहीं, आपको प्रॉपर टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा। और ऐसे कोई भी आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन नहीं लेकर आनी है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लेके आना है जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई भी टाइप का हार्म है। ठीक है, आपको आपकी पोजीशन अब्यूज नहीं करनी है, मतलब आपको फायदा नहीं उठाना है कि ओ मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं लीक कर देता हूँ या मैं ब्लैकमेल करता हूँ, वैसा कोई काम नहीं करना है। किसी भी तरीके से आपकी इंडिपेंडेंस का अगर लॉस हो रहा है, मतलब मान लो आप इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हो या कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करो और आप पोजीशन से रेजिग्नेशन दो। ठीक है, और लास्ट में आपको कंपनी को बेस्ट गवर्नेंस में हेल्प करना। तो ये बेसिक आपका क्या हो गया, कैसे कैसे आपको काम करना है। देन देखो इसके बाद में और भी दिया है वही रोल एंड फंक्शंस है। तो आपको अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करने में हम बात करने वाले उसके बारे में आगे। मैनेजमेंट कैसे काम करे, परफॉर्मेंस को चेक करो, रिपोर्टिंग वगैरह प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है उसको चेक करो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर और टाइम पे डिस्क्लोजर हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपस में किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कंपनी जो है उनका पूरा इंटरेस्ट चेक कर। देखो कंपनी में इतने सारे लोग होते हैं, अब सबके बीच में सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। एम्प्लॉयज कुछ चाहते हैं, मैनेजमेंट कुछ चाहता है, इन्वेस्टर्स कुछ चाहते हैं, तो उनकी क्या ड्यूटी बनती है, अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होना चाहिए, कंपनी एज अ होल, कंपनी से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं सबका बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, देन आप ये चेक करो कि जो भी डायरेक्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव वाले, उनका रेम्युनरेशन प्रॉपर उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये सारे उनके बेसिक रोल हो गए। ड्यूटीज में भी देखो वही है कि आप सबसे पहले कंपनी में आओगे तो आपका क्या होगा, इंडक्शन होगा, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, तो आपको प्रॉपर वो ट्रेनिंग लेनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप टाइमली कंपनी से इन्फॉर्मेशन मांगो कि आपको इन्फॉर्म किया जाए। देन आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप ट्राई करो कि जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं आप सब मीटिंग्स में अटेंड करो। देखो हम कंपल्जन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या वर्ड यहाँ पे यूज किया है, स्ट्राइव, मतलब आप 100% एफर्ट करो कि आप सारी की सारी मीटिंग्स या फिर जितनी मीटिंग्स पॉसिबल है उतनी मीटिंग्स में आप आओ, चाहे बोर्ड मीटिंग्स हो चाहे कमेटी मीटिंग्स हो। ठीक है, और इवन आप ट्राई करो कि आप कंपनी की जनरल मीटिंग्स को भी अटेंड करो, और आप किसी भी तरीके से कंपनी का जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग हो रहे हैं ऑब्स्ट्रक्ट मत करो कि आप चले गए बातें कर रहे हो या आप जबरदस्ती की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपको ये चेक करना है कि विजिल मैकेनिज्म कंपनी में है या नहीं है, क्या लोग फ्रॉड्स को, अनएथिकल बिहेवियर को रिपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये सब चीजें चेक करो। इसके अलावा आप क्या चेक करो कि आप अपनी अथॉरिटी के विद इन ही आपको काम करना है, आपको एक्सीड नहीं करना है। तो क्या कंपनी और आप खुद भी विद इन अपनी अथॉरिटी काम कर रहे हो, अल्ट्रा वाइड्स तो नहीं जा रहे हो। देन आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कॉन्फिडेंशियल, उस इंफॉर्मेशन को भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, देन आपको क्या बोला है, अपॉइंटमेंट। अब ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगा। और जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए जो है आपको मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए और एसआर पास करना होगा, और ऑब्वियसली है तो ईएस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो नोटिस के साथ में जाएगा, इसमें सब कुछ लिखा होगा, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो सब चीजें। और जो आपका अपॉइंटमेंट का लेटर होगा उसमें सब कुछ मेंशन होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको कौन से एथिक्स मानने हैं, कि आपका D&O इंश्योरेंस होगा, तो वो सब बेसिक चीजें जो है वो लिखी होंगी। और ये जो भी डिटेल्स है वो कंपनी के रजिस्टर में मेंटेन रहेगी, रजिस्टर ऑफिस पे और वेबसाइट पर भी आपको देनी है। ठीक है, देन रीअपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा ये किस पे डिसाइड होगा, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो अगेन रीअपॉइंटमेंट मिलेगा, अदरवाइज रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड देन रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, तो ये जो है नॉर्मली कंपनीज एक्ट में जो सेक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग्स में हो जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेट मीटिंग्स। यहाँ पे क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या करना है, सेपरेट मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। अब साल में एटलीस्ट क्या बोला, ये हमने पहले भी बात की थी, साल में आप एटलीस्ट एक ऐसी मीटिंग रखो जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं आए, यानी ऐसी मीटिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी मीटिंग हो रही है,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें आप चेक करो जितने भी बाकी के रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं और जो बोर्ड का चेयरमैन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और कंपनी में इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, कंपनी की फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है। तो इससे आप अनबायस तरीके से परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे। तो इसीलिए साल में एटलीस्ट एक बार क्या रखो आप, सेपरेट मीटिंग रखो। और लास्ट में क्या बोला है, इवैल्यूएशन। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है उनका इवैल्यूएशन कौन करेगा, एंटायर बोर्ड उनका इवैल्यूएशन करेगा। तो सेपरेट मीटिंग्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इवैल्यूएशन कर रहे थे, यहाँ पे एंटायर बोर्ड उनका इवैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अब आ जाओ लायबिलिटी पे। लायबिलिटी में बेसिकली अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, तो वो सिर्फ तभी आएगी जब कोई एक्टिविटी उनकी कंसेंट से हुई है या उनको पता था, ठीक है, या उनकी कनाइवेंस से हुई है। किसी चीज के बारे में उनको पता ही नहीं है, बिकॉज देखो ऑब्वियसली बात है वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो डे टू डे में कोई अगर काम हो रहा है जिनके बारे में उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उनकी लायबिलिटी नहीं आएगी। पर जो उनको पता था या उनकी ड्यूटी बनती थी उस चीज को चेक करने की, अच्छा आपकी ड्यूटी बन रही है और आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, तब प्रॉब्लम है। तो जहां पे आपको पता है, आपकी कंसेंट है या आपकी ड्यूटी थी, तभी लायबिलिटी आएगी। दोनों ही कंपनीज एक्ट और LODR यही बोलते हैं। ओके अब देखो कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक हो गया कंप्लीट। ये हमने सेबी का पढ़ लिया, हमने देन कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, और हमने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ लिया, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ लिया। तो ये पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक हो गया। अब हम कुछ है ना 2 से 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिनसे गवर्नेंस अच्छी होगी, बोर्ड इफेक्टिवनेस अच्छी होगी। तो एक तो हमें क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनमें से आप एक को क्या बना दो, लीडर बना दो, लीड बना दो। इससे वो क्या हो पाएगा, अच्छे तरीके से वो मैनेज कर पाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर भी चेक रख पाएगा, एक लाइजनिंग का काम करेगा, और वो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा, मैक्सिमाइज कर पाएगा। देखो क्या क्या बोला है यहाँ पे, वही है प्रिंसिपल लाइजन बोर्ड के बीच में और चेयरमैन के बीच में क्या बोला है, वो एक लिंक बन जाएगा बोर्ड और चेयरमैन के बीच में, और आपस में प्रॉब्लम्स जो भी है उनको सॉल्व करवाएगा। देन चेयरमैन के साथ में मिलकर एजेंडा वगैरह भी वो डेवलप कर सकता है, अप्रूवल भी दे सकता है एजेंडास को, चेयरमैन कोई एडवाइस भी दे सकता है क्या क्या मैटर्स हैं। इसके अलावा वो ये भी बता सकता है कि कंपनी में कौन कौन से एडवाइजर्स या कौन कौन से कंसल्टेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करवाना है, या हम चाहते हैं कि वो छोड़ के चले जाएं। तो जो बेसिक काम है वो अगर आपने एक लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया तो वो चेयरमैन का बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट हो जाएगा और मेनली लाइजनिंग का काम करेगा, ठीक है। चलो इसके बाद में आ जाओ, जो अपना फर्स्ट कंसेप्ट था अच्छी इफेक्टिवनेस के लिए, दैट वाज व्हाट, अभी हमने पढ़ा लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब वैसे ही हमें एक सेकंड कंसेप्ट गिवन है, दैट इज सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आपको पता होगा चेयरमैन कोई ऐसा जॉब नहीं है कि मुझे चेयरमैन की जॉब चाहिए, क्या कोई ऐसे जाते हैं कि कंपनी में, नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसी कोई पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। आप डायरेक्टर बनोगे और उसमें ही मीटिंग में ही आपको वहां पे बोल दिया जाएगा चेयरमैन बनने के लिए, ठीक है। तो चेयरमैन का जो बेसिकली देखो इन दोनों के बीच में जो बेसिक एक डिफरेंस वाला पॉइंट है ना इनके रोल में, चेयरमैन का काम क्या होता है, एकदम लॉन्ग टर्म अप्रोच में चलना, कि यार जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं या कंपनी कैसे काम करेगी, तो वो एकदम है ना दूर के विजन के बारे में सोचता है। जबकि जो CEO है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो वो बेसिकली क्या सोचता है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सोचता है कि अभी जो काम हो रहा है ना उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट किया जा सकता है। वेयर चेयरमैन का जो विजन है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपने चेयरमैन और CEO को अलग अलग कर दिया, यानी 2 अलग अलग पर्सन को अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन एंड एज अ CEO, तो उसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वही इंट्रोडक्शन में दोनों का मीनिंग लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है। तो एक तो क्या होगा, सबसे पहले बोर्ड की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, डिविजन ऑफ वर्क, तो दोनों ही अपने अपने इंडिविजुअल काम पे क्या कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर एक सेपरेट चेयरमैन है तो वो बहुत ही इजीली क्या कर पाएगा, CEO को एडवाइस भी कर पाएगा शॉर्ट टर्म वाले मैटर्स पे। दोनों ही एक होंगे तो फिर बर्डन आ जाएगा फालतू में। देन यहाँ पे CEO जो है वो कंपनी को मैनेज कर पाएगा, और जो चेयरमैन है वो शेयर होल्डर्स और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में चीजें लिख देनी है। चलो इसके बाद देखो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, नॉर्मली कंपनीज एक्ट बोलता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसको आपको दोनों चीज यानी दोनों जॉब पोजीशंस नहीं देनी है। कौन कौन सी वाली,
चेयरमैन वाली और सीईओ वाली, यानी वो बोलता है कि चेयरमैन और सीईओ क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स में बोल दिया या कंपनी के मल्टीपल बिजनेस नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में वो चीज मेंशन नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। चलो, और एलओडीआर भी क्या बोलता है कि जो चेयरमैन है एक तो वो क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज। यानी नॉर्मली ठीक है कोई भी चल जाएगा, लेकिन टॉप 500 कैसे, एज पर मार्केट कैप, उनका चेयरमैन क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, और उनका चेयरमैन एमडी से या फिर सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यानी एलओडीआर टॉप 500 के लिए मना कर देता है। ओके, इसके बाद में आ जाओ, एक चीज और दे रखी है कि ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा जिस कंपनी के आइडेंटिफिएबल प्रमोटर्स नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, सक्सेशन प्लानिंग। अब देखो सक्सेशन प्लानिंग क्या है, सक्सेशन क्या होता है कि आपके आने वाली जो पीढ़ी होती है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कंपनी को कि आपको कंसेप्ट ध्यान में देना है कि अगर आपकी कंपनी में फ्यूचर में कोई भी जॉब पोजीशन वेकेंट हो जाएगी, चाहे डायरेक्टर के लिए चाहे किसी एम्प्लॉय के लिए, तो क्या आप उसी टाइम सोचोगे, आज सुबह वो बंदा छोड़कर गया, फिर जिस दिन वो छोड़कर गया उस दिन सर्च चालू कर रहे हैं कि अच्छा ओ अब नया पर्सन बुलाते हैं तो अब इंटरव्यूज करो, अब सिलेक्शन करो, ये करो वो करो, तो क्या हमें ऐसे काम करना है? नहीं, ये बोल रहा है कि आपको है ना पहले से ही रेडी रहना है कि ऑब्वियस ही बात है एक पर्सन जो है अगर वो एक कंपनी में है तो वो जाएगा तो सही। अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो 20,000 साल तक कंपनी में बैठे रहेगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सी बात है। तो वो पर्सन अगर कंपनी में है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो बहुत ही इजीली ऐसा हो सकता है कि या तो हमें उसको निकालना पड़ जाए या फिर वो रिजाइन कर दे, ठीक है। रिटायरमेंट वगैरह भी होते रहते हैं, रिमूवल भी हो सकता है, रेजिग्नेशन भी हो सकता है, तो कुछ भी चीजें हो सकती है, या वो इवन जो है उसकी मतलब कोई इंसिडेंट में डेथ हो गई या उसको कुछ चोट लग गई, तो वो वाली चीजें भी हो सकती है। तो अब इन सारी चीजों के लिए क्या आप जब ये एक्चुअल में ये सिचुएशन आएगी कि कोई छोड़कर जा रहा है आप तब वहां पे सोचोगे? नहीं, आप पहले से ही प्लान करके रहो कि यार ये वाली जॉब पोजीशन पे अगर ये वाला पर्सन छोड़ देता है तो हम इस पे किसको प्रमोट करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने विद इन द कंपनी से ही लोग डिसाइड कर रखे हो कि यार ये अच्छे काम कर रहे हैं, इनको प्रमोशन देंगे नेक्स्ट पोजीशन पे, या आप क्या कर रखे हो पहले से ही एक्सटर्नल जो लोग हैं इंटरव्यूज वगैरह पहले से ही लेके रखो, उनको शॉर्टलिस्ट करके रखो, आपके पास में सबके रिज्यूमे वगैरह होने चाहिए। तो बेसिकली आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, जिससे जब अचानक से कोई पोजीशन वेकेंट होती है तो आपका लॉस नहीं, क्योंकि तब आप एक काम करोगे तो फिर उस ड्यूरेशन में लेट्स से 10 दिन भी लगते हैं तो 10 दिन में वो जो जॉब है तो उसका लॉस हो ही जाएगा उसके वर्क का। और ऐसा भी होता है कि हम जल्दबाजी में फिर किसी को भी अपॉइंटमेंट दे देते हैं, तो वो भी चीज सही नहीं है। तो इसीलिए बेटर है आप पहले से ही सोच के रखो कि आइदर आप इंटरनल वालों को प्रमोशन देने वाले हो या आप कोई एक्सटर्नल पर्सन है, तो आप पहले से प्रिपेयर रखो। दैट इज व्हाट इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे एक बार रीड कर लेना। चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, डायरेक्टर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड फेमिलराइजेशन। अब देखो कोई भी पर्सन अगर पहली बार कंपनी में आ रहा है तो उसको कुछ चीज पता होगी क्या? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बेसिक नॉलेज सबके पास में होती है, पर प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कितने लोग हैं, क्या एक्चुअल काम है, तो सब कुछ नहीं पता होगा। तो इसीलिए जब भी कोई डायरेक्टर फर्स्ट टाइम कंपनी में आ रहा है तो हम क्या कराएंगे, उसका ओरिएंटेशन, इंडक्शन, इंट्रोडक्शन वगैरह करवाएंगे, उसको कंपनी के लोगों से मिलवाएंगे, उसका जॉब प्रोफाइल बताएंगे, कंपनी के बारे में हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, डायरेक्टर इंडक्शन में। उसको डायरेक्टर को एक किट भी दी जाएगी, दैट इज नोन एज इंडक्शन किट, ठीक है। ये जो किट है देखो, इसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होंगी, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल, कंपनी का विजन, मिशन, बिजनेस के क्या प्लान्स हैं, मीटिंग्स कितनी हो गई, कितनी होंगी बेसिकली, या फिर प्रेस रिलीजेस कितनी है, क्या क्या ड्रेस कोड है मीटिंग्स में आने का, टाइमिंग्स क्या रहते हैं मीटिंग्स के। तो ये सारी जो बेसिक चीजें जो उसको काम आ सकती हैं वो सब कुछ हम इंडक्शन किट में उसको देंगे। अच्छा, इंडक्शन किट के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डायरेक्टली आपसे 5 मार्क में पूछ लिया कि व्हाट इज इंडक्शन किट और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो एक बार आप देख लेना। और एक चीज आप पहले सुन लो, डायरेक्ट अगर आपसे इंडक्शन किट पूछा है तो भिड़ते किट मत लिख के आ जाना, थोड़ा सा हमें हमेशा इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है, टॉपिक का। चलो,
इसके बाद में क्या बोला, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो बेसिकली क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट आप कंटिन्यू उसको ट्रेनिंग्स देते रहो, ऑनगोइंग सेशन देते रहो, सेमिनार्स कराते रहो, जिससे उनकी नॉलेज अप टू डेट रहे और वो कुछ नया 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 सीख पाए। और लास्ट में आता है फेमराइजेशन। ये बात की है सेबी ने किसके लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है वो पार्ट टाइम वाले ही होंगे, तो 24/7 कंपनी में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या काम है, कैसे काम है, तो वो जब भी अपॉइंट होंगे उनको आपको क्या करना है, कंपनी के साथ में फेमिलियर करवाना है, जिससे उनको पता रहे कि अच्छा हम इस कंपनी के लिए साइन अप कर रहे हैं। ओके, तो ये अपने जो टॉपिक्स थे, ये टॉपिक्स किसके लिए थे, गुड गवर्नेंस के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड एंड मैनेजमेंट। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी परफॉर्मेंस को कोई चेक नहीं कर रहा है तो फिर आप ढीले हो जाओगे कि यार क्या करना है, कैसे करना है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पर डिसाइड हो पाएगा कि आपको कंटिन्यू रखना है या आपको निकालना है, ठीक है, कंपनी से। तो बेसिकली यहाँ पर हम बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। इसके लिए हमें एक तो देखना है एज पर कंपनीज एक्ट और एक हमें देखना है एज पर सेबी एलओडीआर। सेम सा ही कंसेप्ट है, बस ठीक है अलग अलग दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अंडर कंपनीज एक्ट, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले बोला गया है ये ड्यूटी किसकी बनती है, एनआरसी। एनआरसी क्या है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। तो ये एनआरसी की ड्यूटी बनती है कि वो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ऑल टाइप्स, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट हो गए, सबकी वो क्या चेक करेगी, परफॉर्मेंस चेक करेगी, बिकॉज एनआरसी का काम ही यही है। इसके बेसिस पे भी डिसाइड करेगी कि अपॉइंटमेंट कंटिन्यू करना है, रेम्युनरेशन कितना रहेगा, वो सब कुछ, ठीक। सेकेंड ड्यूटी लगाई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे, जो हमने अभी रिसेंटली बात की कि उनको एक सेपरेट मीटिंग कंडक्ट करनी है साल में एक बार विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो वो उस सेपरेट मीटिंग में वो वही चेक करेंगे, किसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, वो नॉन इंडिपेंडेंट की, एंटायर बोर्ड की, और इसके अलावा बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वो इन तीनों की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। कौन चेक कर रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और थर्ड ड्यूटी लगाई है एंटायर बोर्ड के ऊपर, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी इवैल्यूएटेड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी मान लो मिस्टर ए है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और हमें उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो पूरा का पूरा बोर्ड चेक करेगा। मिस्टर ए के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे इंडिपेंडेंट चाहे नॉन इंडिपेंडेंट, सबके सब मिलकर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो ये आपका बोलता है आपका कंपनीज एक्ट। तो एनआरसी ऑल डायरेक्टर्स, इसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चेक करेंगे किसकी, नॉन इंडिपेंडेंट की, बोर्ड की और चेयरपर्सन की, ठीक है। और फिर एंटायर बोर्ड परफॉर्मेंस चेक करेगा किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, बट एक्सक्लूडिंग ऑब्वियसली अब तुम ए को बोलोगे कि खुद की परफॉर्मेंस चेक कर, खुद की तो तारीफ ही करेगा ना वो, तो इसीलिए खुद को इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चलो तो ये हमने देख लिया एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा इसके अलावा हमें कुछ कुछ पर्पस दे रखे, तो पर्पस हम लोग जानते ही हैं कि पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, हमें उसको कंटिन्यू करना है, रिमूवल करना है, तो वो बेसिक आपको यहाँ पे गिवन है। चलो इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट हमें गिवन है एज पर सेबी एलओडीआर। देखो सेबी में हमें क्या बोल रखा है कि सबसे पहले जो आपका एंटायर बोर्ड है वो किसी परफॉर्मेंस को चेक करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को चेक करेगा, और इसके अलावा एनआरसी का भी काम है कि वो सबकी परफॉर्मेंस को चेक करे, ठीक है। तो आप देखो अगर हम इसकी बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे बोला है कि आप जो ये इवैल्यूएशन है वो एनुअल कर सकते हो। जो हमने बात करी कि मीटिंग भी एनुअली यानी साल में एक बार करानी है, तो आपको क्या बोलते हैं, आप एनुअल इवैल्यूएशन कर लो। अब चाहे आप उस एनुअल के लिए कैलेंडर ईयर मान लो या आप फाइनेंशियल ईयर मान लो, वो प्रेस्क्राइब नहीं है रेगुलेशन में, लेकिन बेटर क्या है, जब हम पूरा ही काम फाइनेंशियल में करते हैं तो भी फाइनेंशियल में ही कर लो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखो अगर हम इसको डिटेल में बात करें एलओडीआर को, तो उसमें इसको ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले इंटायर बोर्ड की परफॉर्मेंस हमें चेक करनी है, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटायर बोर्ड, तो वो एनआरसी का काम है एक तो, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम है। देन हम बात करते हैं जो अपनी बोर्ड की कमिटीज है, अब ऑब्वियसली बात है उनका भी तो काम आपको चेक करना पड़ेगा। देन आप किसको चेक कर लो, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को चेक कर लो। अब इंडिविजुअल डायरेक्टर्स में कौन कौन से आएंगे, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो आप इनका इंडिविजुअली चेक कर लो। और लास्ट में क्या बोला है, इवैल्यूएशन ऑफ द चेयरपर्सन। अब देखो ये टॉपिक में जो आपको कंटेंट लिखना है वो बहुत इजी है। एक बात बताओ, आप चेक क्या करोगे कि वो दिखता कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसके नेल्स कैसे हैं, या चल कैसे रहा है, ऑब्वियसली नहीं ना, आपको उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है।
तो आपको टॉपिक कैसे लिखना है, आपको इनके फंक्शंस पता है, हमने सब कुछ अभी देख लिया बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में कि ये सब लोग क्या क्या काम करते हैं, चेयरपर्सन का क्या काम है, एनईडी का क्या काम है, तो सबके फंक्शंस के आपको लिस्ट लिखनी है और आपको ऊपर या नीचे एंडिंग में एक लाइन लिख देनी है कि ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली किए हैं या नहीं किए हैं, इसको चेक करने की ड्यूटी किसकी रहेगी, जो भी अपने बोर्ड है या एनआरसी है व्हाटएवर। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में आपको क्या लिखना है, फंक्शंस जो कि ये सारे के सारे लोग या कमिटीज करते हैं, और फिर आपको क्या लिख देना है, ये फंक्शंस प्रॉपरली किए हैं या नहीं किए हैं, इसको चेक करने की ड्यूटी किसकी बनती है, जो आपका पर्टिकुलर चेक कर रहा है उसको, जो भी हमने ऊपर बात की थी। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेना। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा आएगा रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब देखो सीएस का रोल, ऑब्वियस ही बात है, ये तो मैंने आपको कहा था हर चैप्टर में ही आ जाता है क्योंकि ऑब्वियस है हम सीएस है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है कि बोर्ड के लिए और ऐसे नॉर्मल गवर्नेंस में सीएस का क्या क्या काम होगा। तो सबसे पहले क्या है, कंप्लायंस ऑफिसर। ऑब्वियस ही बात है, जो सीएस है उसकी ड्यूटी बनती है वो ये चेक करे कि बोर्ड जो है अपना जो भी काम है वो प्रॉपरली कर रहा है या वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर रहा है। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है चेक करने की, कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कंप्लायंस जो है वो सारी आ सकती हैं, पर इस चैप्टर में हम लोग मेनली किसकी बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड वाले जो भी प्रोविजंस हैं वो प्रॉपर माने हैं या नहीं माने, लाइक मीटिंग्स हो गया या बोर्ड की ड्यूटीज हो गई या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया हो गया, तो वो सब कुछ वो चेक करेगा। इसके बाद में आपको पता है कि सीएस केएमपी का पार्ट होता है। आप देखो केएमपी कहाँ चाहिए, एक तो एवरी लिस्टेड कंपनी में और एक एवरी अदर पब्लिक कंपनी में जहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना है 10 CR और अबव है, तो वहां पे केएमपी चाहिए। तो अगर वो उस लिमिट में फॉल कर रही है कंपनी तो फिर वहां पे केएमपी होगा, तो केएमपी में ऑटोमेटिकली सीएस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है वहां पे केएमपी नहीं चाहिए, तो सिचुएशन में आपको चेक करना है पेड अप कैपिटल। तो अगर वहां पेड अप कैपिटल 10 CR और अबव है तो फिर उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो आपका सीएस है, आपको एम्प्लॉयमेंट वाला सीएस होल टाइम सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आइदर केएमपी में आ जाएगा, केएमपी में नहीं आ रहा है, प्राइवेट कंपनी है, तो फिर आपको वो 10 करोड़ की लिमिट चेक करनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सीएस क्या है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ये आई थिंक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वापस बताने की, हम ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, सीएस जो है वो किस में एक्ट करता है, ऑब्वियसली गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। सीएस बोर्ड को क्या करेगा, एडवाइस वगैरह देगा, बोर्ड की हेल्प करेगा, बोर्ड को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया रोल ऑफ सीएस। अब बेसिकली अपना चैप्टर खत्म है, बस 2 टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं। देखो एक तो हमें ना क्वेश्चन फॉर्मेट में ऐसे चेकलिस्ट टाइप दे रखी है, बोर्ड इफेक्टिवनेस इंडिकेटर्स, यानी बेसिकली ऐसे सैंपल क्वेश्चंस हैं जिससे पता चलेगा कि बोर्ड इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। तो जो भी हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, अगर वो सारा काम बोर्ड कर रहा है दैट मीन्स बोर्ड इफेक्टिव है, अगर वो काम बोर्ड नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जैसे फर्स्ट क्या बोला है इसने, क्या बोर्ड के पास में कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, ट्रेनिंग है या नहीं है। ठीक है, क्या बोर्ड के इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, कमिटीज, ये सब के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं है, मीटिंग्स होती है नहीं होती हैं, इवैल्यूएशन होता है नहीं होता है। तो वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बना रखा है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस फ्रेम कर लेना। चलो और आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, मॉडल बोर्ड चार्टर। देखो बोर्ड चार्टर क्या होता है, उसमें सब कुछ एक समराइज फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि बोर्ड की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, एक तरीके से हम मेंशन कर देते हैं रिटन फॉर्मेट में, जिससे बोर्ड के लिए अपना काम करना क्या हो जाए, काफी इजी हो जाए। तो अब देखो इस पर सब कुछ है, रोल ऑफ बोर्ड, रोल ऑफ सीईओ, रोल ऑफ सीएस, रोल ऑफ चेयरमैन, देन आरपीटी कैसे होंगे, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होंगे, बोर्ड मीटिंग्स, कमिटी मीटिंग्स, डेलीगेशन। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी बोर्ड के रिगार्डिंग है वो सब आप प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए भूल नहीं जाओ, मिस नहीं हो जाए, उसके लिए आप इस सबको कहाँ पे लिख दोगे, मॉडल चार्टर में लिख दोगे। ठीक है, सो विद दिस अपना ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट।